वेलकम टू साइंस एंड टेक मेनिया। कैसे हैं आप सब? अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए। सब्सक्राइब बटन इसीलिए कि आपको मेरी अपडेट्स मिलती रहें और बेल आइकन इसीलिए कि जो भी न्यू अपडेट है उसका आपके पास पिन नोटिफिकेशन पहुँच जाए। राइट, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 कर रहे हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। ये है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसके थ्रू मैं आपको इफेक्टिव वे में पढ़ाने की जस्ट कोशिश करती हूँ। तो उसका फीडबैक आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए या मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी 1 पार्ट 2 पार्ट में हमने करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इनके बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ इज़ द बेसिक फैक्टर इलेक्ट्रिसिटी के पीछे। ये हमें बताता है पर्टिकुलर बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो पढ़ते हैं। मैं बोलती हूँ सिंपली, मैं एक बैटरी के बीचों बीच बैटरी के अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराऊँ, बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो अगर मैं वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो उस दौरान एक करंट फ्लो करेगी जो कि हायर पोटेंशियल वैल्यू टू लोअर पोटेंशियल वैल्यू जाएगी। हायर पोटेंशियल वैल्यू मेरा कहने का मतलब है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलते हुए नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगी। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब मैं बोलती हूँ करंट तो दैट मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पाथ ट्रेवल करेगा, और जब मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रॉन तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। ठीक है, दोनों अलग बात है लेकिन एक ही कंटेक्स्ट में है। ठीक है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएंगी। कैसे? जब चार्ज जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ तभी वहाँ से उसी समय करंट फ्लो करेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। राइट, तो आप बोलेंगे कि जब भी अब ओम्स ने इसमें एक एजम्पशन लिया, उसने ये एजम्पशन दिया, उसने अपनी जो ये थ्योरी दी है आइडियल कंडीशन के लिए दी। उसने बोला कि जब भी मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे तभी जो हमारा आई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी के। कहने का मतलब जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते जाएंगे वैसे वैसे आई की वैल्यू भी उसमें भी चेंज आता रहेगा। आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब हम बोल तो देते हैं वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आप मुझे बताइए पोटेंशियल डिफरेंस पहले क्रिएट होता है या आई पहले बहने लग जाती है? अगर किसी बैटरी में जब तक मैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट कराऊंगी करंट नहीं बह सकती, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले आता है देन आपकी करंट आती है। लिख तो देते हैं हम दोनों ही चीज़ें सही हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा सही क्या है जब हम बोलें कि आई वी के प्रोपोर्शनल है ना कि वी आई के। लिख तो देते हैं लेकिन सही कंटेक्स्ट क्या है जब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो वी के। ठीक है, तो इस दौरान जब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम आई लिखते हैं तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का जब आपका साइन हटता है यहाँ पे आता है एक कांस्टेंट r जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब पढ़ते हैं ये रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस r क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर। याद रखिए मैं बोल रही हूँ आर की वैल्यू कांस्टेंट तभी होगी जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो मेरी आर की वैल्यू में भी डेफिनेटली चेंज आ जाएगा। तो अभी सुन लेना, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम। तो ऐसा यूनिट होती है इसकी ओम। ओम होती है, देखिए V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक, तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई होगा। V आपका क्या होता है? वोल्टेज, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। I होता है आपका करंट और इसकी यूनिट होती है एम्पियर, यानी वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो इसे क्या बोलेंगे हम? ओम। इसका सिंबल आप देख लीजिए किस तरीके से। अब आपका आता है व्हाट इज़ 1 ओम, डिफाइन 1 ओम। तो हम बोलेंगे जब भी बैटरी से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और 1 एम्पियर की करंट दौड़ेगी उस सर्किट में, देन हम बोलेंगे कि 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा होगा। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है? माना आपने एक तार ली, ठीक, माना मैं ऐसे लेती हूँ, ठीक है, ये वायर है इस तरीके की, किसकी वायर है? माना कॉपर वायर है। इसमें क्या होंगे? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, एटम्स वगैरह होंगे, है ना, इसके अंदर। अब जब भी करंट फ्लो करेगी तो ये बीच में ऑब्स्टिकल इसको डायरेक्ट आगे ना जाके इस तरीके से रोकेंगे, जिगजैग मूवमेंट करवाएंगे, या फिर इसको आगे जाने में थोड़ा ऑब्स्टिकल डालेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से आप सोचिए कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और
उस रोड में जगह जगह पे पत्थर डाल दूँ मैं, तो क्या होगा, आपको अपने व्हीकल को ले जाने में प्रॉब्लम होगी, बजाय उसके आप एक प्लेन रोड पे जाएं। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, इनके वजह से जो रुकावट आती है चार्ज के बहने में या करंट के बहने में, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। सिंपल, क्लियर। आगे देखते हैं। I इज इक्वल्स टू होता है आपका V अपॉन R, ये पढ़ लिया आपने। द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, यानी जितना ज़्यादा आप रेजिस्टेंस रखेंगे उतना कम करंट फ्लो होगी। सेम बात है, जितना आप रोड में स्पीड ब्रेकर्स लगाएंगे उतनी कम स्पीड होगी आपकी व्हीकल की। वही बात है, जितना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वायर या कंडक्टर, उतनी ही कम करंट उससे फ्लो होगी। जैसे अगर आपने रेजिस्टेंस को ट्वाइस कर दिया तो करंट कितनी होगी, देखिए दोनों ही केस में V तो कांस्टेंट है, तो R क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस, तो करंट क्या हो जाएगी, सीधा हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ऊपर हम आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे। अगला देखते हैं। अब है, बहुत सारे प्रैक्टिकल केसेस में हमें जो होता है हमें करंट कम और ज़्यादा करनी पड़ जाती है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो पैरामीटर टेक प्लेस करता है। जैसे मुझे कहीं पे हीटिंग इफेक्ट चाहिए, ठीक है, अब ऐसा होता है ना, आप क्या करेंगे, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट बहुत कोशिश करेगी वायर से आने की, लेकिन वो आ नहीं पाएगी, और इस चक्कर में क्या होगा, जो आपका तार है वो गर्म होने लगेगा, है ना। और ये आपको किस में चाहिए, हेल्पफुल किस में होता है ये आपका, हीटर्स में, जहाँ आपको हीट चाहिए ज़्यादा, है ना। और वहीं एमीटर जैसी चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको तार का रेजिस्टेंस इतना पतला करना पड़ेगा कि बहुत कम चार्ज भी हो तो एमीटर उसे नाप ले, यही तो होगा। अगर आपको अपना रेजिस्टेंस जब तक आप बहुत कम नहीं करेंगे तो बहुत कम अमाउंट का चार्ज वो मेज़र नहीं कर पाएगा एमीटर। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमें रेजिस्टेंस को कम करना पड़ता है, एंड हीटिंग इफेक्ट लाने के लिए हमको रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ता है। और ऐसी डिवाइस जो रेजिस्टेंस को वेरिएबल कर सके, यानी उस जैसे रेजिस्टर है आपका, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, रेजिस्टर इज डिवाइस, ठीक है। तो रेजिस्टर क्या होता है आपका, उसमें फिक्स रेजिस्टेंस होगा 10 ओम 20 ओम इस तरीके का, लेकिन जो आपका रियोस्टेट होगा उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस आ जाएगा, जैसे 10 ओम 20 ओम 15 ओम 16 ओम। आप अपने हिसाब से एक ही डिवाइस में एडजस्ट कर सकते हैं। रजिस्टर के लिए आपको 10 ओम का अलग रजिस्टर उठाना पड़ेगा, 15 ओम का अलग रजिस्टर उठाना पड़ेगा, करेक्ट। अगला, अब एक ऐसा कंपोनेंट जो बहुत ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करे उसे हम बोलेंगे गुड कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, फटाफट से बिजली को अपने आप में से दौड़ा लेते हैं, तो उनमें रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा, उनका पाथ क्या होगा, क्लियर होगा। और जिनका एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस हो उन्हें रेजिस्टर बोलेंगे। ऐसे कंडक्टर जिनमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टर्स। ऐसा कंपोनेंट आइडियल साइज दैट ऑफर हायर रेजिस्टेंस इज पुअर कंडक्टर। ऐसी डिवाइस जो बहुत ही ज़्यादा हायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराए उसे हम पुअर कंडक्टर बोलेंगे। और इंसुलेटर ऐसे ही होते हैं जिनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, उनमें इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है कि आपका करंट फ्लो ही नहीं हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए और फिर इसे अपने अकॉर्डिंग नोट आउट कर लीजिए। देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। देखिए, जितनी लंबी वायर होगी उतना ज़्यादा पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा किसी को करंट को पहुंचने के लिए। जैसे माना आपकी करंट आ रही है घर के अंदर, ठीक है, आपको अंदर टीवी पे करंट पहुंचानी है, तो आपकी मेन एमसीबी से लेकर के, मेन स्विच से लेकर के, तब आपके सब्सिडरी स्विच तक लाइट आएगी, फिर आपके प्लग तक लाइट पहुंचेगी, फिर टीवी वायर तक लाइट पहुंचेगी, तब जाके करंट पहुंचेगी। तो इस दौरान उसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करना पड़ेगा। सोच लीजिए, आप अपने दोस्त के घर से निकले अपने घर तक के लिए, और दिन आप शॉर्टकट रास्ता अपनाते थे, आज उसी शॉर्टकट रास्ते में मैंने बहुत सारे पत्थर रख दिए, है ना, तो भी आपका क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगी। आज आपने क्या किया, मैंने अब आपको शॉर्ट रूट से ना जाने के लिए लॉन्ग रूट से जाने को बोल दिया, है ना, तब भी आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और एनर्जी वेस्ट होगी। उसी तरीके से जब करंट होती है, उसका जितना लंबा पाथ वो ट्रैवल करेगी उसे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा, है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, लेंथ के होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। कैसे, देखिए,
अगर आपका एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो उसे जैसे आपने नोटिस किया होगा, अगर मैं किसी बड़े एरिया में जैसे पाइप है आपका, जब आप पाइप में आपने कभी वाटरिंग करी होगी प्लांट्स को, अगर मैं पाइप को थोड़ा सा दबा देती हूँ, उसका एरिया कम कर देती हूँ, तो क्या होता है, मेरे हाथों में बहुत तेज़ रेजिस्टेंस लगता है। लेकिन जबकि मैं उसी एरिया को बड़ा कर देती हूँ तो रेजिस्टेंस कम ऑफर होता है ना पानी को। तो वही है कि यानी एरिया के क्या होता है, देखिए एरिया, अगर जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस ऑफर होगा, और जितना कम एरिया होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा। यानी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, समझ आए। एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। अब नेचर ऑफ मटेरियल क्या होगा, नेचर ऑफ मटेरियल है आपका रेजिस्टिविटी, ठीक है। R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए आपका फॉर्मूला है। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, हर तार की फिक्स्ड रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, जैसे आप कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। ये आपकी हर तार की फिक्स रहती है, यानी हर वायर की ठीक रहेगी, एक जैसी रहेगी। माना मैंने बोला कि मैंने एक कॉपर की 2 mm पतली तार ली और एक मैंने कॉपर की 200 mm की तार ले ली, या 2 मीटर की तार ले ली, ठीक है, 2 मीटर डाया की तार ले ली, और एक मैंने 2 mm तार डाया की तार ले ली। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। वो एरिया, लंबाई, कितना छोटा है, किस टेम्परेचर पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। क्या मिलता है फॉर्मूला, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। R है यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस, रो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या सिंपल रेजिस्टिविटी, L आपकी लेंथ और A आपका एरिया, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए आपको आपका नेक्स्ट फॉर्मूला मिल गया। नेक्स्ट यही बता रहा है, देखो रो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। अब ओम मीटर कैसे आई, देखिए ओम मीटर निकालते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट बताइए आप कितनी होती है, आपकी रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, ठीक है। रेजिस्टिविटी हमें निकालना है, लेंथ की कितनी होगी मीटर, एरिया की कितनी होगी मीटर स्क्वायर, तो मीटर से ये कट गया 1 मीटर, तो ये इधर चला जाएगा, तो रेजिस्टिविटी कितनी यूनिट आई, ओम मीटर। समझ आया आपको। अब है द एसआई यूनिट, तो आपको समझ आ गई। जो आपके मेटल्स एंड एलॉयज हैं हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 to 8 ओम मीटर टू 10 to the power 6 ओम मीटर। ये 8 to 6 है, 10 to the power में होगा ये, यस 10 to the power 8 to 10 to the power 6, ठीक है। सॉरी ये मेटल्स नहीं होगा, मेटल्स ही मेटल्स होगा, एलॉयज नहीं होगा, सॉरी। यहाँ मेटल्स की आपकी बहुत कम क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। और आपकी जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स, उनकी बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है। ओके समझ आया। जैसे मेटल लेते हैं, आयरन की अच्छी रेजिस्टिविटी होगी, और जो एलॉय होगा उसका, आयरन का एलॉय कौन है, स्टील, तो स्टील की भी बहुत अच्छी रेजिस्टिविटी होगी क्योंकि उसमें आयरन की प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी, ठीक है। और रबर वगैरह की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कितनी होती है आपकी, कम होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और both resistance and resistivity of material vary with temperature. Next, how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm? How much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm? तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम आपने गिवन लिखना है और सबको एक जैसी यूनिट में बदल देना है, ठीक है। तो करंट निकालनी है, देखिए V दे रखा है आपको 220 वोल्ट गिवन, रेजिस्टेंस आपका 1200 ओम। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले क्या निकालनी है, करंट निकालनी है पहले केस में। तो पहले केस में I क्या होगा आपका, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो 220 अपॉन 1200 तो कितना आया, 0.18 एम्पियर आपका क्या है, करंट। अब बोला उसने हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ इतना। सेकंड केस में वोल्टेज उसने 220 रख दिया और रेजिस्टेंस 100 रख दिया, तो कितना आया 2.2 एम्पियर, ठीक है।
अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर यूजिंग द टेबल प्रिडिक्ट द मेटल, कैसा मटेरियल है वो, ठीक है। सॉल्यूशन, अब हम क्या करेंगे, गिवन लिख दो पहले, सारा सब चीज़ गिवन से सॉल्व हो जाती है, आधा क्वेश्चन तो आपका गिवन से सॉल्व हो जाता है। कभी कोई क्वेश्चन ना भी आ रहा हो ना, एक बार गिवन लिख के देखेगा, आपके माइंड में कोई ना कोई लिंक आएगा कि हाँ मैं इसे इतना कर सकता हूँ, और गिवन के मार्क्स भी होते हैं बाय द वे। तो इसने क्या बोला, रेजिस्टेंस, ठीक है, इसने बोला रेजिस्टेंस, तो हम गिवन लिखते हैं, कितना है 26 ओम आपका रेजिस्टेंस है, डी आपका 0.3 mm है, तो mm को आप क्या करिए मीटर में बदलिए, 1 mm कितना होता है 1/1000 मीटर, तो आपने ऐसे से चेंज किया तो 3 × 10⁻⁻4 मीटर आ गया। लेंथ आपकी 1 मीटर दे रखी है। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी रो ए अपॉन एल, सिंपल मैथ्स है। यहाँ पे आप रो की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से आपकी, ठीक है। तो ये आपकी जो वैल्यू आई है 1.84 × 10⁻⁻6 ओम मीटर है। अब आप टेबल 12.2 जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है उसमें देखिएगा, ये मैग्नीज की रेजिस्टिविटी है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये मटेरियल क्या था आपका, मैग्नीज था। तो इस तरीके क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसने बोला द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, यानी वोल्टेज कितनी है 60 वोल्ट, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, तो करंट कितनी है 4 एम्पियर उसके थ्रू जाती है फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है 60 वोल्ट, करंट 4 एम्पियर। अब ओम्स लो लगाइए आप, R इज इक्वल टू V अपॉन आई लगाइए, तो यहाँ से आपका 15 ओम आ गया, ठीक है। अब इसने बोला सब कुछ यही है, बस इसने बोला करंट क्या हो जाएगी अगर मैंने अपना पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे आप 120 वोल्ट करेंगे, वोल्टेज की जगह आप 120 वोल्ट रख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या निकालना है, करंट निकालनी है, तो V इज इक्वल टू IR, रेजिस्टेंस ऑफ वायर तो सेम ही है क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक हीटर तो वही यूज़ करा ना जो पहले करा था, सिर्फ वोल्टेज में ही बदलाव लाए हैं। रेजिस्टेंस कितना था उसका, देखिए अभी निकाला हमने 15 ओम, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR लगाइए आप, ठीक है। यहाँ से आप I निकालेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो 15 अपॉन कितना आ जाएगा 120, और यहाँ से कितना आ जाएगी करंट की वैल्यू आपकी 8 एम्पेयर, ठीक है। बीच का मत देखिएगा, ये जो येलो पोर्शन में ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखा है, ठीक है। जो मैंने बोला उसे ध्यान से सुनना। अब है आपका एक गिवन वायर ऑफ मटेरियल हैविंग लेंथ L, एक मटेरियल है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और रेजिस्टेंस है 4 ओम, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये 2A, आई थिंक ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गलत हो गया है, यहाँ पे ये या तो 2 मीटर स्क्वायर था, हाँ 2 मीटर स्क्वायर लिख लीजिए आप इसे, नहीं सॉरी सही तो है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्वाइस कर दिया था। तो हम क्या करेंगे, सिंपली देखो ध्यान से देखना, ठीक है, स्टेप देखना, आप गिवन लिखेंगे, ठीक है। उसने बोला एक मटेरियल है जिसकी लेंथ L है, L1 मान लेती हूँ मैं इसे, ठीक है, और रेजिस्टेंस 4 ओम है, इसको मैं R1 मान लेती हूँ और इसको लिख देती हूँ 4 ओम, समझ आई बात। L1 हो गया, R1 हो गया, रेजिस्टिविटी तो एक ही मटेरियल था तो वो सेम रहेगी, ρ1 बराबर ρ2 इज इक्वल्स टू रो लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों ही केस में क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जब उसने बोला पहले वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे A1, पहले वाले का जो एरिया था वो A था और दूसरे वाले का एरिया क्या ले लेते हैं, उसने बोला ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ A ले लेते हैं। अब बस आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, R1 रो L1 अपॉन A1 या सिर्फ A1, ठीक है, शिट ये तो हट गया, R1 इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1, ठीक है, और दूसरा वाला आप ले लीजिए R2, वो कितना था
ये हो जाएगा रो L2/A2, ठीक है। उसने बोला जो बाद वाला एरिया है यानी A2 जो है वो ट्वाइस ऑफ A1 है, पहले वाले का दुगना है, ठीक है। तो R1/R2 निकाल लीजिए आप सिंपली, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रो L1/A1 और रो L2 कितना था, A1 का कितना था, ट्वाइस था, तो A1 × 2, और इसने लेंथ कितनी बोली थी, हैविंग लेंथ L, और इस वाले में L लेंथ को भी उसने कितना कर दिया था, मिट गया है सॉरी यार, R1 फटाफट करते हैं, ठीक है। रो L1/A1 और यहाँ दूसरे वाले मटेरियल के लिए क्या बोला उसने, इसने बोला लेंथ तो हो जाएगी ट्वाइस, ठीक है, सॉरी लेंथ हो जाएगी हाफ, तो L1/2 इंटू एरिया हो जाएगा ट्वाइस A1 × 2, ठीक है। A1 से A1 में कैंसिल करती हूँ, रो से रो भी कैंसिल करती हूँ, तो मेरा क्या बच जाएगा यहाँ पे, सिंपली ये मेरा बच जाएगा, ट्वाइस वैल्यू आ जाएगी इसकी, है ना। तो आप इसे रिपीट करके देखिएगा। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस बेसिकली आएंगे कि अगर ट्वाइस कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो रिमेन अनचेंज था ना, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया था। अगर आप क्वेश्चन खुद बनाइए, लेंथ को मैं ट्वाइस कर देती हूँ और एरिया को पहले वाले का 1/4 कर देती हूँ, इस तरीके से आप जो भी करेंगे उस हिसाब से ये वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी। तो बस इतना सा याद रखना है आपको। आपको कैसे पता चलेगा अपनी कैलकुलेशन सही करी है, याद रखना जब भी आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे, अगर बाद में आपका एरिया बढ़ रहा है दैट मीन्स आपका रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, बाद में एरिया आपका कम हो रहा है तो दैट मीन्स रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है R=ρL/A। अगर आप एरिया बढ़ा रहे हैं तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया आप कम कर दो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। इस हिसाब से आप पता करेंगे कि ये मैंने सही कराया या नहीं कराया। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है और इस टॉपिक पर रिपीटेड क्वेश्चंस करवाने हैं तो मैं कल का जो लेक्चर होगा उससे पहले 2-3 क्वेश्चंस और करवा दूंगी, लेकिन आप प्लीज़ NCERT के क्वेश्चंस कर लीजिए एक बारी, सिंपल है, आपको एक बारी करेंगे तो समझ आ जाएगा, उसमें जो सिंपल बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। बाकी अगर आपको फॉलो करनी है और कोई एस चांद वगैरह उसमें देख लीजिए क्वेश्चंस, काफ़ी वेराइटी मिल जाती है उसमें क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आपका अब इतना ही है बचा हुआ। सो गाइज़ आज का जो लेक्चर है वो तो कंप्लीट हुआ, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसे वहीं के वहीं क्लियर कर दूँगी। और इस क्वेश्चंस मुझे पता है इतनी जल्दी क्वेश्चन आपके क्लियर नहीं होंगे, 1 to 2 टाइम्स के प्रैक्टिस में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल मैथमेटिक्स आनी चाहिए, कुछ भी नहीं है इसमें, किस चीज़ को हाफ कर रहे हैं, किसके हाफ कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड पढ़ी थी आपने सिंपली 8th-9th में, वो यूज़ होनी है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, इतना रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। So guys, bye bye, take care you all, good night.